हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना जयंती पहाड़पानी के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, कैसे हैं आप? और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी ये चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 8 है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, क्लास 8, कंफर्टिंग मार्गनिज्म। तो हम इस चैप्टर्स में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से जो आदिवासी लोग हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो गाइज़, जो कंफर्टिंग है, जो हाशियाई समुदायों का भेदभाव या शोषण से बचने के लिए कई तरह की नीतियाँ और चीज़ें हैं। ये एक इस कहानी में बताया गया है, ये पूरी स्टोरी है। ये स्टोरी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जकमालपुर गांव के लोग एक बड़े त्यौहार की तैयारी में जुटे हैं। यहाँ पर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गांवों के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोवन के इस पानी से नहाता है। जकमालपुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। रत्नम ने उससे पहले पिता या दादा ये काम करते थे। तो आपको गाइस विश्वास बिलीव नहीं होगा कि किस तरह के रीज़न से ये चीज़ें चलती थी या आगे बढ़ती थी, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी हमारे सामने। हम जिसमें एक बहुत सारे के रीज़न्स, बहुत सारे के तरीके चलते थे, अनेक प्रकार की चीज़ें बनवाते थे और आगे लेकर बढ़ते थे। और हमने देखा कि तरह तरह की चीज़ों को आगे बनाने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें की। मगर जो आदिवासी लोग थे, उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस बात से वो एक भयावह थे कि आखिरकार जो एक रीज़न्स है, उस रीज़न्स के तहत हमको क्यों नहीं सुरक्षा प्रदान की जाती है, या फिर हम समाज के या समुदाय से ऐसे भिन्न से अलग हैं जिनको लेकर हम तर्क नहीं करते या नहीं सुनते। जिसमें अब आता है द शेड्यूल कास्टेस एंड द शेड्यूल ट्राइबर्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। अर्थात रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव या हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई, कानून का सहारा लिया। यह कानून 1989 में दलित तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार या अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करें। इस तरह के व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी। इस दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई और हमारी मांगों का निवारण के लिए उन्होंने बहुत सारे तर्क या रीज़न्स भी सोचे। मगर ये चीज़ें ऐसे बढ़ते गईं, ऐसे चलते गईं, और इस पर कहीं ना कहीं बात फिर वही सामने आती है कि जो हमारी आवश्यकताएं थीं, जो हमारी चीज़ें थीं, उनके पुनरुत्थान के लिए सरकार ने क्या क्या नियम बनाए, क्या क्या अधिनियम बनाए, क्या क्या उनको लेकर चले, क्या क्या उनके लॉज थे, उन चीज़ों को जानने के लिए इन्होंने बहुत बार वो सेक्शंस इसमें डाला, जिसमें हमारे पास जो रीज़न्स थे, जो तर्क थे, वो निरपेक्षवादी हों या पंथवादी हों या अन्यवादी हों, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं समस्या जो थी वो हमारे सामने थी। मगर हमने उनको सही से देखा, समझा, उनको समझने की कोशिश की और जो भी हमसे हो सका उसके निवारण के लिए हमने बहुत सारे रीज़न्स या तर्क लेकर आपस में बांटे, ताकि आने वाले समय में या अन्य आने वाली चीज़ों में हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 जो एक्ट था, उसके तहत हमने बहुत सारी चीज़ें सोची। क्या सोची? 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण था कि आदिवासी जो कार्यकर्ता थे अपनी परंपरागत ज़मीन पर अपने कब्ज़े की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, अपनी ज़मीन छोड़ने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिन लोगों के आदिवासियों की ज़मीन पर जबरन कब्जा किया जाता है उन्हें उस कानून के तहत सज़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून भी जनजाति समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिसका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। ऐसे संविधान की गरिमा
संविधान के लक्षण कहीं ना कहीं हम पर सवाल उठाते हैं या फिर प्रश्न हमको तीर करके आगे बढ़ाते हुए हैं। आदिवासी कार्यकर्ताओं के तहत हमने उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों या सामान का निवारण भी किया, जिसमें हमने उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी कठिनाई या उनकी परेशानियों को आसानी से समझने की कोशिश की। मगर सरकार द्वारा विस्थापित इन सारे नियमों या इन सारे तर्कों को लेकर हमारे जो समाज में एक कंट्रोवर्सी थी या समाज में जिस तरह की एक चक्रवर्ती धारा थी, उसको फिनिश करने के लिए हमने कहीं ना कहीं खुद को प्रोसीड किया या आगे बढ़ा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कानून, विभिन्न प्रकार के नियम, विभिन्न प्रकार के तौर तरीके, विभिन्न प्रकार की सजावटें या एक दूसरे को लेकर बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारी चालें सोची या बहुत सारे तर्क किए, और वो तर्क हमारे सामने भी आए, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे रीजंस थे, बहुत सारे ऐसे तर्क थे जिसको देखकर हम बहुत सारी चीज़ें आसानी से कर रहे थे। गाइस, इसके बाद जो कंक्लूज़न था, उस कंक्लूज़न में हमारा सिर्फ एक यही ध्येय था, हमारा सिर्फ एक यही उद्देश्य था कि किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज़ पर लिख देने से या उसको कायम कर देने से वो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। सिस्टम जब तक लागू ना हो, उसको अग्रसर ना किया जाए या सिस्टम को आगे ना बढ़ाया जाए, तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते या उसको आगे को लीड नहीं कर सकते। तो हमने जिन रीजन्स, जिन तरीक़ों या जिन चीज़ों को सोचा था, वो चीज़ें बड़े ही आसानी से हमारे सामने आईं, हमारे पास बनी, और हमने उन तर्कों को, उन रीजन को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के तौर तरीक़ों को काम किया, जिसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आवश्यकताएं, बहुत सारे तर्क या कहें कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने थी। सो गाइज़, ये चैप्टर नंबर आपका 8th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 7th यहीं फिनिश होता है। मैं उम्मीद करूँगा कि आगे चलकर आप अच्छे प्रकार से इसको सोचेंगे, समझेंगे। उम्मीद करूँगा कि आगे कोई आपके लिए बेटर हो गया। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी असाइनमेंट आपको मैं दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, और कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वॉचिंग। थैंक यू गाइज़, थैंक यू।